नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल की हती। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक श्रीनगर स्थित गुप्कार आवास पर होगी, जहां सामूहिक महत्व और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही गई है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक मीटिंग नहीं माना जा रहा। इसकी वजह है खुद उमर अब्दुल्ला का वे बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईद के बाद वह क्लाउड बस की तरह फटेंगे और खुलकर अपनी बात रखेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने, आरक्षण व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारों और केंद्र राज्य संबंधों जैसे बड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण रणनीति बनाई जा सकती है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी, जिसमें स्टेटहुड समेत कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई थी। अब सबकी नजर इस बैठक पर है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने जा रही है और क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारा जुड़ेंगे। के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जिन पे होम मिनिस्टर साहब से बात करनी है। हमारे बिजनेस रूल्स के मुतालिक एडवोकेट जनरल को लेके जो रिजर्वेशन का मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली रेफ़र किया, उसके हवाले से, और कई सारे और इश्यूज़ हैं जिन पे बीच बीच में होम मिनिस्टर साहब से मिलना जो है ठीक रहता है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक श्रीनगर स्थित उनके गुप्कार आवास पर सुबह 10 बजे आयोजित होगी। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि बैठक में सामूहिक महत्व और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे आने वाले बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल उमर अब्दुल्ला पहले ही संकेत दे चुके हैं कि ईद के बाद वे बड़ा राजनीतिक बयान दे सकते हैं। टंगमार्ग में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि वे क्लाउड बस की तरह फटेंगे और ईद के बाद जनता के सामने खुलकर अपनी बात रखेंगे। यही वजह है कि अब इस बैठक को केवल संगठनात्मक समीक्षा नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति की तैयारी माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लंबे समय से स्टेटहुड बहाली की मांग करती रही है और हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस मुद्दे पर मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि उस बैठक में स्टेटहुड, प्रशासनिक नियमों, आरक्षण व्यवस्था और शासन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की रणनीति तैयार कर सकती है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि जम्मू कश्मीर की जनता अभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा चाहती है और इस मुद्दे पर राजनीतिक चुप्पी अब ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। इसके अलावा बैठक में जनता से जुड़े स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों, प्रशासनिक फैसलों और आगामी राजनीतिक रोडमैप पर भी चर्चा संभव है। पार्टी विधायकों से उनके क्षेत्रों की रिपोर्ट भी ली जा सकती है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला मीडिया के सामने बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकते हैं। फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई। सवाल यही है कि क्या ये बैठक सिर्फ राजनीतिक चर्चा तक सीमित रहेगी या फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत साबित होगी। और उनसे भी इस चर्चा का हम करेंगे और उनसे भी समझेंगे इन सब बातों को, क्या होने वाला है आने वाली बैठक के अंदर। दिनेश मल्होत्रा जी हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और रजनी सेठी हैं हमारे साथ, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन। मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरुआत मैं दिनेश सर से करूंगा। सर, किस तरह देख रहे हैं आप ये आने वाले समय के अंदर जो ये बैठक होने वाली है, क्या कुछ इसमें बड़ा होगा, होगा भी या नहीं? साहिल जी, पहले आपका शुक्रिया। रजनी जी को मेरी तरफ से नमस्कार। आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैनलिस्ट होने चाहिए थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। तो मुझे आप खुद ही कह रहे हैं कि शायद कोई ट्रेजेडी होगी उनके नहीं आए। तो
मुझे लगता है कि जो बैठक है, बड़ा एक पॉलिटिकल स्पेकुलेशंस बड़ी चल रही हैं कि बैठक में क्या होगा, क्या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं। एक्चुअली कुछ दिन पहले, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि कुछ दिन पहले एक मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने कहा कि ईद के बाद में बहुत बड़ा बादल फटने वाला है, तो धमाका करने वाला हूँ। उसी के कारण स्पेकुलेशन ज्यादा हो गई है कि शायद कुछ करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि एज ए मतलब स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा इतनी जल्दी कोई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाली नहीं है। ये एक रूटीन बैठक होगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है साहिल जी, जो मैंने मतलब बीच में बिटवीन द लाइन देखी है, कि कांग्रेस को इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। जबकि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एलाई है, जो 4 इंडिपेंडेंट कांग्रेस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, 5 इंडिपेंडेंट इंक्लूडिंग 1 कैबिनेट मिनिस्टर, उन पांचों को तो बुलाया गया। लेकिन 6 एमएलए वाली जो कांग्रेस पार्टी है, उसको नहीं बुलाया गया। एक इस तरह से एक मैसेज जो है, चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार, उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को एक मैसेज दिया है। कांग्रेस जिस तरह से बार बार धमकियां दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि हम सरकार से बाहर आ जाएंगे, हम समर्थन विड्रॉ कर लेंगे, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है, डिसीजन जिनको कह सकते हैं, वो तो आजकल ओपनली इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बैठक से पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने और रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी कोलिशन पार्टनर कांग्रेस को एक मैसेज दे दिया। अब बैठक में क्या होगा, ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है। पर मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा कोई कोई बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस एट प्रेजेंट नहीं लेगी, क्योंकि अभी तो सरकार को बने हुए 2 साल ही हुए, 2 साल भी नहीं पूरे हुए। 24 अक्टूबर 2024 में बड़ी, 26 अक्टूबर को मतलब 2026 में अक्टूबर के महीने में 2 साल सरकार को होंगे। 2 साल में सरकार पे बड़ा फैसला नहीं लेगी। हाँ ठीक है, अपनी गवर्नेंस के इशू होंगे, जैसे आपने खुद ही देखा कि आपने भी रिपोर्ट किया कि कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, कुछ सपोर्टेड एमएलए मिनिस्टर्स के खिलाफ बोल रहे हैं। उसको पैसिफाई करने का ये प्रयास होगा। इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल डिसीजन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय नहीं देगी। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक आपका मैं करूंगा। रजनी मैम का हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन। मैम, आप किस तरह देख रहे हैं इस बैठक को? क्या उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है वो इस बैठक को भाजपा के खिलाफ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करेगी इस बैठक के अंदर? क्या लगता है ऐसा? साहिल जी, पिछले 15-20 दिन से मुख्यमंत्री जी जम्मू कश्मीर में नहीं थे और उनकी एक मिसिंग की भी मुझे लगता है पोस्टर सब जगह छपे थे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर नहीं है। एक फेस सेविंग के लिए ये बैठक की जा रही है, जो हमारी धारणा है कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में सब कुछ सही नहीं है। मेरे भाई दिनेश जी ने पहले ही बता दिया कि उनके अलायंस पार्टनर को भी वो इग्नोर कर रहे हैं और उनको उसकी भी जरूरत नहीं है, ये देखने को मिल रहा है। मगर उनके अंदर की पार्टी में भी एमएलए उनके साथ एकजुट नहीं है। उन पार्टी के एमएलए को कहीं ना कहीं अपनी फेस सेविंग करने के लिए, अपोजिशन को दिखाने के लिए ये बताया जा रहा है कि हम बैठक कर रहे हैं, और बैठक शायद गवर्नेंस के ऊपर हो रही है, कुछ स्टेटहुड के ऊपर हो रही है, ऐसा कुछ जो सुनने में आ रहा है। प्रेस मीडिया के माध्यम से वही सुनने में आ रहा है। कहीं पे भी वो 1.5 पौने 2 साल के कार्यकाल में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं अपने इश्यूज को लेकर, और पब्लिक में वो किस मुंह को लेकर जाए, किस तरीके से जाए, मुझे लगता है कि उसकी स्ट्रेटेजी बनने जा रही होगी। अंदर उनके क्लैश चल रहा है, अंदर उनके आपस में ही एक मारामारी का माहौल चल रहा है। हमारे एलओपी सर ने भी कल आपके सामने बताया कि कैसे उनके अंदर एक अंदरूनी जंग चल रही है। उस जंग से निकलने के लिए मुझे लगता है कि एक आपस में एकजुटता का जो एक दृश्य दिखाने की कोशिश की जा रही है पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को, बस उसी के लिए ये बैठक मुझे लगता है साहिल जी की जा रही है। ठीक है। दिनेश सर, क्या लगता है कि जो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उमर अब्दुल्ला की जो मुलाकात हुई थी, तो उसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जा सकते हैं? क्या किसी बात पर सहमति बनी होगी तो उसके बाद जब ये बैठक होगी, क्योंकि ईद के बाद जैसे बात रखी थी, उन्होंने कहा था कि क्लाउड बर्स्ट जो है वो होगा। खैर, वो उसका तो आपने जिक्र कर ही लिया, पर फिर भी मतलब क्या इस बैठक के अंदर उन मुद्दों को लेकर भी चर्चा जो है वो मुमकिन है? देखिए साहिल जी, 2024 में अक्टूबर में जब जब ये उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद ये लगातार केंद्र में जितने भी मिनिस्टर्स हैं केंद्र की सरकार में, चाहे होम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी 1-2 बार मिले हैं, तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी से लगातार ये मिलते रहते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। जो मुझे लगता है मीटिंग एक रूटीन मीटिंग थी। उमर अब्दुल्ला बाहर थे, अब्रॉड गए थे शायद, तो जब वो वापस आए तो उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की। गृह मंत्री, एक देश के गृह मंत्री और एक राज्य के चीफ मिनिस्टर के बीच में बैठकें होती रहती है।
इसमें कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी की, जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी इतनी जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने वाली नहीं है। जिसपे स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि शायद स्टेटहुड को लेकर कोई बात हुई है। अभी मुझे नहीं लगता बीजेपी स्टेटहुड देगी, लेकिन ये कि रूटीन बैठक होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एक थोड़ी सी रिजल्टमेंट है एमएलएस को लेकर, क्योंकि अभी कैबिनेट में भी कुछ पोस्ट खाली पड़ी हैं। अभी 6 इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर 6 मिनिस्टर हैं, 3 पोस्ट अभी खाली पड़ी हैं, उनको भी भरना है। सबकी एस्पिरेशंस, क्योंकि प्रेशर है सरकार के ऊपर कि कैबिनेट एक्सपेंशन की जाए। अगर कैबिनेट एक्सपेंशन सरकार करती है तो जो नाराज लोग हैं, उन जो नाराज, जिनको सीट मतलब कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी, उनको मनाना कैसे। तो सारी बातें इस बैठक में होंगी, और एक तरह से मैसेज भी देना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर कि मेरा पूरा कंट्रोल है सरकार के ऊपर भी, पार्टी के ऊपर भी, पार्टी के सभी एमएलए के ऊपर भी। और दूसरा, कांग्रेस को ना बुला के नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम कांग्रेस के बिना भी सरकार चला सकते हैं, हमारे पास वर्किंग मेजोरिटी है। कांग्रेस को भी मैसेज देना चाहते हैं, तो अंदर जो उनके अंदर डिसग्रंटल एलिमेंट है, उसको भी मैसेज देना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप कि हम सरकार चला सकते हैं, हमारा पूरा कंट्रोल है पार्टी के ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है। और बीजेपी जैसे बार बार ये कह रही है कि ये सरकार हम तोड़ देंगे, गिरने वाली है, तो बीजेपी को भी शायद ये मैसेज देने के लिए ये बैठक बुलाई गई है कि हम इकट्ठे हैं, सारे एमएलए हमारे साथ हैं। अब देखना ये कि कितने एमएलए उस बैठक में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि आपने खुद ही देखा कि राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह के 6 एमएलए ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट किया, अभी वो एमएलए आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। वो कौन एमएलए थे, क्या वो कुछ कांग्रेस के थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, या पीडीपी के थे, अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। अगर इस तरह से सरकार के अंदर जो मतलब नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, अगर उनमें कुछ लोग जो बीजेपी को बाहर से इनडायरेक्टली डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए खतरे की घंटी तो है। लेकिन इस बैठक में क्या फैसला होता है, अभी 3 तारीख को शाम को ही पता ठीक है सर। रजनी मैम, जिस तरह से बात रखी गई है, कांग्रेस को नहीं शामिल किया जा रहा इस बैठक के अंदर, जबकि करना बहुत ही जरूरी था। क्या लगता है कि अंदर खाने कुछ चल रहा होगा? क्या भाजपा और एनसी के बीच में भी कुछ समन्वय बनने की बातें हो रही होंगी? क्योंकि जहां तक केंद्र की बात है, केंद्र के बिना राज्य सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार खास तौर पर कुछ नहीं कर सकती। उसको सपोर्ट जो है वो पूरी चाहिए है केंद्र की, तभी कुछ ना कुछ मुमकिन है कि वो कर पाएंगे। साहिल जी, कांग्रेस को जब से सरकार बनी है कभी भी उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी है। शुरुआती दौर से ही एक चलन उन्होंने बना लिया कि कांग्रेस के एमएलए को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी, और कांग्रेस आज ओपनली उनके अगेंस्ट बोल रही है। उनके एमएलए बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों ने एक हिदायत दी है कि इनका काम नहीं होना चाहिए, इनके एमएलए को फंड एलोकेट नहीं होने चाहिए। ये कांग्रेस के एमएलए ओपनली बोल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सरकार से पल्ला खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने हाईकमान से बता रहे हैं कि भाई हमें इस सरकार में एज ए अलायंस नहीं रहना है। यहाँ ये इश्यू हो रहा है साहिल जी, पिछले 1.5-2 साल में करप्शन के बहुत से इश्यूज आ गए हैं। ट्रांसफर्स को लेकर ओपनली करप्शन हो रही है, ये सारे आपके सामने डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ गए हैं, प्रूफ भी सामने बता दिए गए हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी इस समय ये भी सोच रहे हैं, जो मेरी अपनी धारणा है कि मुख्यमंत्री जी ये भी सोच रहे हैं कि लोगों के बीच में एक एनसी की छवि खराब हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने एमएलए को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। अपने कंसर्निंग कश्मीर के एमएलए भी इस समय बता रहे हैं कि हमें फंड एलोकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। इवन इंडिपेंडेंट एमएलए राजौरी से या जो हमारा पुंछ का बेल्ट है उस एरिया से भी इंडिपेंडेंट एमएलए बता रहे हैं कि कुछ मंत्रियों का जो फंड एलोकेशन है वो प्रायोरिटी बेस पर है, और इंडिपेंडेंट एमएलए को फंड नहीं मिल रहा। ये सभी इश्यूज जो है कहीं ना कहीं ये एक इश्यू बना हुआ है एनसी के लिए। मगर इस समय देखने वाला इशू ये है कि क्या स्टेटहुड मिलने जा रहा है। ये खुद ही प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं कि स्टेटहुड मिलने जा रहा है, या स्टेटहुड का इशू डिस्कस करेंगे। क्या इनके डिस्कस करने से स्टेटहुड मिल जाएगा, जबकि केंद्र के दायित्व में, केंद्र के प्रेरोगेटिव में स्टेटहुड का जो प्रोसेस है वो रहता है। क्या मुख्यमंत्री जी की डिस्कशन से स्टेटहुड मिल जाएगा? इस समय इनको डिस्कशन करनी चाहिए थी, डेली वेजेस को परमानेंट कैसे किया जाए। इस समय इनको इशू डिस्कस करना चाहिए था बैठकों में कि महिलाओं को जो इन्होंने भत्ता बढ़ाने का इन्होंने कहा था कि सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उसमें उनको जो पैसे हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे महिलाओं को लेकर, तो वो कहीं पे भी ग्राउंड में देखने को नहीं मिल रहा। तो ये अंदरूनी कला को छुपाने के लिए, अंदरूनी रिजेंटमेंट को लोगों में ना दिखे, कहीं ये पार्टी टूट के बिखर ना जाए, वो एक यूनिटी शो करने के लिए साहिल जी सिर्फ ये एक बैठक का जो है शो ऑफ किया जा रहा है। ठीक है। मैं तो करता हूँ दिनेश सर का।
अच्छा सर, जिस तरह रजनी मैम ने काफी अहम बात जो है वो रखी है कि जो करप्शन की बातें जो है पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चा में रही थी, तो सिर्फ स्टेटहुड, वो भी बात बिल्कुल सही है, स्टेटहुड डिस्कस करने से तो मिलेगी नहीं। वो जब केंद्र की मर्जी होगी, जब हालात यहाँ के सुधरेंगे, तो वो तो पहला ही उन्होंने रखा हुआ है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कहा है कि सही समय आने पर स्टेटहुड जो है वो बहाल किया जाएगा। तो वो बैठकों से तो होगा नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो क्या लगता है कि ये जो करप्शन था, जो था एक मुद्दा कि जिससे छवि खराब हो भी रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहीं ना कहीं जनता के बीच में, और जिस तरह से मैनिफेस्टो में उन्होंने जो वादे किए थे उनको भी पूरा करने में वो सक्षम नहीं साबित हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये जो है एक अहम बातें हो सकती हैं। देखिए साहिल जी, करप्शन जम्मू कश्मीर में कभी मुद्दा हुआ ही नहीं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में, करप्शन यहाँ जम्मू कश्मीर में लीगलाइज है। यहाँ करप्शन की बात कोई करता नहीं। और रजनी जी, शायद कोई एक बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन 2014 में जब 2015 में जब नेशनल कांग्रेस बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, करप्शन उस समय भी हाई लेवल पे थी। करप्शन की बात जम्मू कश्मीर में करना बिल्कुल बेईमानी है। कोई नहीं करता करप्शन की बात, किसी को कोई फिक्र नहीं होती कि करप्शन कैसी। आप जम्मू की हालात देखें इस समय, हर जगह हर पॉलिटिकल पार्टी करप्शन में इन्वॉल्व है। 2015 में नेशनल बीजेपी पीडीपी सरकार में भी करप्शन के बड़े केसेस आए, बीजेपी मिनिस्टर्स पर भी एलिगेशन लगे, उस समय के पीडीपी मिनिस्टर्स पर भी एलिगेशन लगे। करप्शन का कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि जिस लद्दाख में जिस तरह से लद्दाख की एजिटेशन लोगों ने लड़ के उन्होंने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, 371 मिला है उनको, बाकी उनको पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम गार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली है उनको। तो कश्मीर की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, चाहे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस है, उनके ऊपर अभी ये प्रेशर है कि जिस तरह से लद्दाख के लोगों ने ले और कारगिल ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, आप भी लड़ाई लड़िए मिलके, तो तभी केंद्र सरकार पे प्रेशर बनेगा। तो अभी कुछ दिन पहले पीडीपी की जो अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा कि अब वकार अलायंस को फिर रिवाइव करने की जरूरत है। तो हर तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेशर आ रहा है। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मुझे लगता है कि करप्शन जम्मू कश्मीर में कभी मुद्दा नहीं रहा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी सीरियस नहीं है। करप्शन जम्मू कश्मीर में लीगलाइज है। इस पे कोई पार्टी डिबेट करने की जरूरत नहीं। सबको लगता है करप्शन तो करनी है, हमने जब मंत्री बनना है, जब एमएलए बनना है, सबने करनी है। करप्शन पे कोई डिस्कशन नहीं होगी। हाँ, सरकार जो प्रेशर पड़ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि लद्दाखियों ने जिस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली है, तो क्या जम्मू कश्मीर में सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर ऐसा कर सकती है? स्पेशली कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है, क्योंकि बीजेपी तो इसके बाहर है। तो वो इशू टेकअप हो सकता है इस बैठक में कि हम कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो जो दूसरा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो रिजेंटमेंट है, इसको कैसे पैसिफाई किया जा सकता है, एमएलए को कैसे खुश रखा जा सकता है, इन बातों पे डिस्कशन होगी। मुझे लगता है करप्शन पे कोई पॉलिटिकल पार्टी डिस्कशन करना ही नहीं चाहती। ठीक है, मैं रजनी मैम का रुख करता हूँ। रजनी मैम, आप कुछ कहना चाहती थी जी। जी, मैं दिनेश जी की बात से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। देखिए, अगर हम इसको लीगलाइज कहेंगे कि करप्शन लीगलाइज है, तो मुझे लगता है जनता तो हताश और निराश हो जाएगी कि हमने सरकार चुनकर क्या गुनाह कर दिया। कि आप 2015 की बात कर रहे हैं कि बीजेपी और पीडीपी की सरकार में है, करप्शन रही है, मगर अगर हम उसको कंटिन्यू रहने देते हैं दिनेश जी, मुझे लगता है वो सही नहीं होगा। आज आप देख लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में बिना पैसे के बात नहीं हो रही। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूं, मैं बिजली डिपार्टमेंट की बात करूं, बिना सिफारिश के, बिना फोन कॉल के, बिना पैसा खर्चे आप कोई भी काम नहीं करवा पा रहे। ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है पूरे जम्मू कश्मीर में। आज गरीब व्यक्ति सोच रहा है कि मैं किसकी सिफारिश बीच में डालूं और मेरा ये काम हो सकेगा। ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। सरकार इसलिए नहीं बनाई थी दिनेश जी कि गरीब व्यक्ति पिसता जाएगा और ये अमीर जो है एमएलए या मिनिस्टर जो है वो अपने तिजोरियों को भरने का काम करेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी में इतने लाखों करोड़ों की गोलमाल होगा, तो ये इसके लिए सरकार नहीं बनाई गई थी दिनेश जी। चाहे वो बीजेपी के एमएलए रहे, चाहे वो पीडीपी के एमएलए रहे, करप्शन करप्शन है। जो सजा इस समय की सरकार के एमएलए को मिलनी चाहिए, सभी को एक समान, मुझे लगता है सजा का एक डिसीजन होना चाहिए कि करप्शन गैर कानूनी है, उसको लीगलाइज हम नहीं मानते। जम्मू कश्मीर की जनता उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। रही बात हमारी पार्टी को लेकर, अपने स्टैंड को लेकर मैं बात रख रही हूँ। दूसरी बात, एनसी को लेकर जो 2.25 साल में उन्होंने पब्लिक के लिए किया, ये आपसे भी नहीं छुपा हुआ दिनेश जी कि उन्होंने 2.25 साल में कुछ भी नहीं किया ग्राउंड लेवल पर। आज हर डिपार्टमेंट डिफेक्ट है। आज कोई भी डिपार्टमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कॉल करेंगे तो हफ्ते तक उस काम को नहीं किया जाएगा और उसके बाद आप उनको कुछ कह भी नहीं सकते। हम पूछें कि कहना किसको है, अकाउंटेबिलिटी कहां पर डिसाइड होगी? कहीं पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है दिनेश जी। ये सिचुएशन हो गई है सरकार की इस समय। सिर्फ जाकर जगह जगह मुयाने करने और कहना कि हम सरकार का काम कर रहे हैं, अपने नेम प्लेट्स लगाना, मुझे लगता है ये सही नहीं है।
एनसी सरकार इस समय गिर चुकी है, उनके अंदरूनी कला के कारण भी गिर चुकी है, उनकी जो गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस के कारण भी वो पब्लिक में अपना मुंह नहीं बचा पा रही। तो मुझे लगता है कि ये मीटिंग सिर्फ उसी लिए की जा रही है दिनेश जी। ठीक है, करप्शन के ऊपर वो डिस्कशन ओपनली नहीं करेंगे, मगर अंदर से उनके यहाँ भी वो जड़ें हिल गई हैं कि उनके मंत्री ओपनली विद प्रूफ, हमारे एमएलए जो है, हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो है पार्टी के, विद प्रूफ बोल रहे हैं कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास सारे प्रूफ है। मुझे लगता है उस पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है कि एनसी किस रास्ते पर चल पड़ी है। वैसे ही उनकी हिस्ट्री बड़ी बैड हिस्ट्री रही है, ब्लैक हिस्ट्री रही है, तो कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री रिपीट तो नहीं हो रही। मुझे लगता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है दिनेश जी। दिनेश सर, एक बात ये इसमें से निकल के सामने आती है कि मैं ये भी समझना चाहूंगा कि जो आज का दौर है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये दौर सही या इससे पहले वाला दौर सही, या ये दोनों दौर जो हैं ये पैरेलल चल रहे हैं, ये एक जैसे ही हैं? देखिए साहिल जी, मैं रजनी जी की बात की पूरा इंडोर्स करता हूँ कि जनता इस समय पूरी त्राही त्राही। आप मतलब हालत यह है कि अब पानी, बिजली में क्या इन्होंने कहा था कि जिस एरियाज में मीटरिंग हुई है, स्मार्ट मीटर लगना, कर्टेलमेंट नहीं हुई, वहां भी अनशेड्यूल कर्टेलमेंट हो रही है। पानी की हालत ऐसी कि शहर के 80% इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई की क्राइसिस है। अब जम्मू मेडिकल कॉलेज की हालत देखो, जम्मू मेडिकल कॉलेज वर्चुअली एक स्लॉटर हाउस बन चुका है। वहां पे कोई कोई किसी का कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हालत तो बहुत खराब है। लेकिन इस समय ये है कि जो ड्यूल सिस्टम बना हुआ है, जो अगर मिनिस्टर्स के पास जाओ, मिनिस्टर कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है, सारी पावर दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ जो सरकार है वो कहते हैं कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, पॉपुलर गवर्नमेंट को ये मसले सॉल्व करने चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता दो एक सैंडविच बन चुकी है दो पावर सेंटर के बीच में। जब तक, क्योंकि अभी पता ही नहीं किसके पास क्या पावर है, सब एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे हैं। वो कहता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तरह से जैसे साहिल जी आपने कहा कि कौन सी सरकार अच्छी थी, सरकार वो अच्छी होती है जो जनता के लिए काम करे। हमें पिछले 10-12 सालों से हम देख रहे हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी कोई सरकार आई नहीं जिसने जनता की समस्याओं का समाधान किया हो। हम बड़े बड़े डेवलपमेंट के बोर्ड लगाए, हमने स्मार्ट सिटी बना दिया, लेकिन बेसिक नेसेसिटी तो अभी भी जनता को नहीं मिल रही है। और सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पतालों की हालत देखो। जब तक ये नहीं सुधरेगी तो आप जो मर्जी सरकार बनाए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे पीडीपी की बने, चाहे किसी और की बने, ये इन समस्याओं का समाधान तो होना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली इन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है रजनी जी की। मैं भी ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि करप्शन पे कोई बात नहीं करता। मैं थोड़ी कहता हूँ कि करप्शन अच्छी चीज है। करप्शन पे कोई बात ही नहीं करने को तैयार है, क्योंकि जो बेसिक इश्यूज है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई स्टेट रूल को लेके मांग रहा है, कोई किसी और बात, कोई स्मार्ट सिटी की बात कर रहा है, लेकिन अंदर खाने अगर रियल सेंस में देखें तो जम्मू कश्मीर, जम्मू संभाग की हम बात करें तो समस्याएं लगातार लोगों की बढ़ रही हैं। हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में समस्याएं बढ़ रही हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर आप आरटीआई के तहत कोई एप्लीकेशन मूव करते हो, आपको जवाब ही नहीं आता। तो ये कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है, किसी भी सरकार की नहीं है, ना उस सरकार के ना इस सरकार के। अब जनता कहाँ जाएगी? अब ये तो जो बैठे हैं पावर में वही बताएं कि जनता कहाँ जाए। ठीक है, मैं रजनी मैम का रुख करता हूँ। अच्छा मैम, क्या आने वाले महीनों के अंदर हम जम्मू कश्मीर में बड़े राजनीतिक फैसले जो हैं वो देख सकते हैं, वो होंगे? और जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, क्या वो सीमित हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? एनसी की सरकार बनने के बाद साहिल जी, मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी का जो है वो कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। ट्रांसपेरेंसी खत्म हो चुकी है। किसी से आप कुछ नहीं पूछ सकते, किसी डिपार्टमेंट में जाकर आप किसी से बात नहीं कर सकते, अफसर बात करके राजी नहीं है। ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है पूरे जम्मू कश्मीर की। और हेल्थ की बात मेरे भाई ने बड़े विस्तार से की कि हेल्थ हमारा पूरा डिफंक्ट हो चुका है। हॉस्पिटल्स की कंडीशन बिल्कुल बुरी है। लोग वहां जाके तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि जाकर मरना ही है तो उससे अच्छा घर में मर जाए। हॉस्पिटल जाने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर जो हमारी सकीना इट्टू जी है वो मुख्यमंत्री जी के आगे पीछे ही घूम रही है। कहीं पे भी हेल्थ को इंप्रूव करने की बात नहीं कर रही, ना ही उसके लिए कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रही है। रही बात आने वाले दिनों में राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा, मुझे लगता है कि एनसी में ही देखने को मिलेगा। एनसी जो दिख रहा है ये टूट कर बिखर जाएगी साहिल जी। ये इनके अपने रहुल्ला जी ओपनली इनके अगेंस्ट आ चुके हैं, और इनके एमएलए भी अंदर से, अभी जो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील जी ने बताया कि इनके डिनर पार्टी में आपस में हाथापाई हुई है, जो ओपन नहीं हुई है, मीडिया में नहीं आई है। कहीं ना कहीं इनका आपसी कलह जो है वो आपके सामने आएगा, और सबके सामने आएगा कि एनसी टूट कर बिखर चुकी है, सरकार गिर चुकी है,
और कहीं ना कहीं फिर से लोग अपना लोकतांत्रिक जो उनका राइट है वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या चुनना है, कैसे चुनना है, और जो उनके लिए काम करेगा उनको उसकी तरफ जाना है। मुझे लगता है कि ये एक सिचुएशन क्रिएट होगी आने वाले दिनों में, साहिल जी। ठीक है दिनेश सर, क्या लगता है वाकई में सरकार गिरेगी? नहीं, इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता, इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे सकता मैं कि सरकार गिर जाएगी। ये ठीक है कि जो मतलब राज्यसभा इलेक्शन में जो हुआ था, 6 लोगों ने बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, 3 ने डायरेक्टली किया, बाकी ने इनडायरेक्टली किया। तो जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं सारी, जो उनके अंदर अभी यूनिटी नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उनके अंदर कुछ लोग शायद अंदर खाने बीजेपी से मिले भी हुए हैं। सरकार इतनी जल्दी गिरने वाली नहीं है। अगर ये सरकार गिरेगी तो किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि कश्मीर सेंट्रिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस समय बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो सरकार गिरने का तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई अभी कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल हम प्रेडिक्शन कर दें कि सरकार गिर जाएगी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इश्यूज चलते रहते हैं, कुछ एमएलए की नाराजगी होती है, उनको पैसिफाई करना पड़ता है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप कैसे पैसिफाई करती है? क्योंकि अगर हम इतिहास में देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई बहुत बड़ा कभी स्प्लिट नहीं हुआ। अगर 1993 में जब जीएम शाह ने पार्टी तोड़ी थी कुछ एमएलए को लेके, वो चले गए, उसके बाद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इस पार्टी में कोई कभी बहुत बड़ा स्प्लिट नहीं हुआ, 1-2 एमएलए इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटेगी मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत पुरानी पार्टी है कि इसके ऊपर अभी लीडरशिप इसकी मजबूत है। उसने से अपने एमएलए को अपने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। ऐसा कोई बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने वाली नहीं है 3 तारीख की बैठक के बाद। सर ये हम यूं भी कह सकते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह क्लाउड बर्स्ट की बात थी, तो वो अगर बरसना ही होता, अगर गरज करना ही होता कुछ, तो वो बिना कहे भी हो सकता था। बैठकों से क्या ही होता है। जी रजनी मैम, आपका क्लोजिंग कमेंट मैम। जी, मुझे लगता है कि ये बैठकों से उनका कोई डिसीजन नहीं होने वाला। उनको ग्राउंड पर आना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन बद से बदतर हो गई है, मुख्यमंत्री जी को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप अपने मंत्रियों और एमएलए को एक साथ एकजुट दिखाना चाहते हैं, मगर जनता की चिंता करिए। जनता इस समय त्राई त्राई कर रही है। गर्मी का मौसम है, ना पानी है, ना बिजली है, ना हॉस्पिटल में कंडीशन सिचुएशन ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड पर आने की जरूरत है। पूरे जम्मू कश्मीर को देखने की जरूरत है। मेरा यही मैसेज रहेगा। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए रजनी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और धन्यवाद। दिनेश मल्होत्रा सर का धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और काफी अहम बातें आपने रखी है। देखते हैं अब क्या कुछ होता है आने वाले समय के अंदर। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बुधवार की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के संकेतों और हालिया राजनीतिक गतिविधियों ने इस बैठक की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। स्टेटहुड, प्रशासनिक अधिकार और जन कल्याण जैसे मुद्दों पर क्या कोई नई रणनीति सामने आएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। गुपकार में होने वाली ये बैठक केवल विधायकों की बैठक नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक संदेश का मंच भी बन सकती है। अब देखना होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला ईद के बाद किए अपने संकेतों को बड़े राजनीतिक ऐलान में बदलते हैं, या फिर ये केवल रणनीतिक चर्चा तक सीमित रहती है। सवाल आज के में इतना ही। द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।